आज क्लास 10th के लिए जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करना है पूरा। तो रफ पेन ले लीजिए और बढ़िया से बैठ जाइए। 1 घंटे में पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है, टोटल चैप्टर, और इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए और ध्यान से समझिएगा। हर एक टॉपिक को बताएंगे, हर एक टॉपिक आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद आपकी सिलेबस जो है उसमें ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो बिल्कुल कटा नहीं है, एकदम एक भी पोर्शन उसमें से कटा नहीं है। ठीक है, तो 100% पढ़ना है। चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं हमें डिस्कस करने की, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होते हैं समझाते हैं। अभिक्रिया जो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, एक शब्द आता है रिएक्टेंट, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक उसको कहते हैं किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए जो जो सामग्री की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं ये अभिकारक है। ठीक है, जिनको जिनको मिला करके कुछ नया चीज बनता है, तो जिनको जिनको आपने लाया है वो कहलाता है अभिकारक। जैसे सब्जी बनानी है तो आलू ले आते हैं, आलू क्या है, अभिकारक है। इसके बाद और भी बहुत सी चीजें उसमें इस्तेमाल करते हैं, मिर्च इस्तेमाल करते हुए, तो ये जितनी चीजें आप लेके आ रहे हो वो सब के सब अभिकारक हैं। जो लास्ट में बना सब्जी वो एक प्रोडक्ट है, उसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए जिन सारी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग जो है रिएक्टेंट कहते हैं, और इसके बाद जो रिजल्ट बनता है, जो लास्ट में बनता है, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अभिक्रिया समझ आई। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक नए तत्व या यौगिक बदल जाते हैं। 2 or many compounds convert into one form to another form, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड किसी नए रूल में बदल जाते हैं, नए फॉर्म में बदल जाते हैं, तो हम उसी को कहते हैं कि अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, समझिए। अभिक्रियाएं जो होती है मुख्यतः उनको डिवाइड किया गया। ऊपर ऊपर देखा जाए तो अभिक्रिया 2 टाइप की होती हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद बनता है तो पुनः उत्पाद से अभिकारक बन जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें अभिकारक से उत्पाद बने तो पुनः उत्पाद से अभिकारक। जैसे बर्फ से पानी तो पानी से बर्फ, बर्फ से पानी तो पानी से बर्फ, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद पुनः उत्पाद से अभिकारक। पर कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनता है किंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता। जैसे आपने एक बार शादी कर ली तो दोबारा आप कुंवारा नहीं हो सकते हैं, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। मतलब एक बार अभिकारक से अगर उत्पाद बनाना तो पुनः दोबारा उत्पाद से अभिकारक रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ ऐसी रिएक्शंस होते हैं जो आपस में जुड़ करके, अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 टाइप की देखी जाती हैं, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, जो आपकी सिलेबस में दिया हुआ है उन सारी अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। नंबर 1 को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, कुछ उसको एडिशन रिएक्शन भी कहता है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़ करके किसी नए तत्व या यौगिक को बदलते हैं और वो जुड़ करके बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 3 या, जैसे मान लीजिए, समझिए जरा ध्यान से, ऐसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया NH3 और इसमें आपने HCl का रिएक्शन करा दिया और ये बन गया NH4Cl। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये जो रिएक्शन इसमें 2 मिल करके किसी बड़ा में बदल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जुड़ा है ना, जुड़ा, योग ऐड मतलब होता है जुड़ना, ऐड मतलब होता है जुड़ना, तो जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे A + B + C और इधर जाकर के AB + समथिंग कुछ बन जा रहा है, मान लीजिए ABC जैसा बन जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार का जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, ABC है, ये प्रोडक्ट है, आपस रिएक्टेंट है और मिल करके नए प्रोडक्ट में बदल जा रहे हैं जिसका नाम ABC है। ठीक है, तो जब ऐसा है कि इधर की संख्या, इधर के नंबरों की संख्या 1 2 3 और इधर के नंबरों की संख्या, इधर का ज्यादा रहे इधर का कम रहे, तो समझ जाइए कि ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल को समझिए। कई बार क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड होते हैं। आप सोचिए जरा, जैसे P + Q + R और इधर हमने लिख दिया कुछ, मान लीजिए T + S बन गया। ठीक है, इन दोनों को तीनों को लेकर के ऐसा 2 कंपाउंड बन गया। तो यहाँ 3 थे, यहाँ 2 बना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है दोनों ऐड हुए होंगे, बिना जोड़ के इनकी संख्या कम नहीं होगी। तो इस टाइप की अभिक्रिया कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब आगे डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया में कोई अभिकारक है और
बड़ा यौगिक है और 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक यौगिक 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह वियोजन अभिक्रिया चल रही है। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब किसी भी एक यौगिक का 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवीजन हो जाए। जैसे देखिए H2O क्या हुआ, आगे जाकर के हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये जो है वियोजन अभिक्रिया। आप इसकी वैलेंसी की बात मत करिएगा, वो भी पढ़ाएंगे, अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी सिखाएंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक हो और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाए। जैसे A+B से AB और +BC + CD ऐसा कुछ बन गया तो समझ जाइएगा कि यहाँ 2 है और 2 या 2 से अधिक बन रहा है। इनकी संख्या इनके संख्या से कम होनी चाहिए, या ये ज्यादा हो ये कम हो, इसका उल्टा, तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक होता है, एक रिएक्टेंट होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें केवल एक आदमी दूसरे को हटा दे। जैसे समझिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए AB पहले से है और उस पर किसी C की अभिक्रिया की जा रही है, 2 लोग आपस में जुड़े थे, उसमें कोई तीसरा अभिक्रिया कर रहा है और एक प्रोडक्ट बन गया BC और A बाहर निकल गया। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो C ने A को हटा दिया है, C ने A को क्या कर दिया? हटा दिया है, तब जाकर के ऐसा बना है। तो इसमें सिंगल ने किसी एक ने एक को हटाया है, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कुछ लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहता है। प्रतिस्थापन, एग्जाम में अगर छप गया एक क्वेश्चन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या समझते हैं, तो जब किसी भी एक अभिकारक का अणु या परमाणु किसी दूसरे अभिकारक का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा उसे अपने स्थान पर भेज देता है, तो हम इस टाइप की अभिक्रिया को कहते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब कि एक ने दूसरे का स्थान ग्रहण किया तो दूसरा पहले के जगह चला गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं, या एकल विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे ऐसा लिख दिया हमने, इसने इसको हटा दिया, अब जैसे ही हटाया तो बन गया LiCl और K बाहर हो गया। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक अभिकारक या अभिकारक का कोई एक परमाणु या अणु दूसरे जो पदार्थ है उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो दूसरे को अपने स्थान पर भेजता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक ने दूसरे को हटा दिया। अब बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो आप एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा, डेफिनेशन के साथ प्लस एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। देखिए आगे समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जब ऐसा हो कि किसी अभिक्रिया का, जैसे मान लीजिए यहाँ एक अभिकारक है PQ और एक अभिकारक है AB, और जब इनके बीच रिएक्शन कराया जाता है तो P जो है चला जाता है A के स्थान पे, तो बन जाता है PB। ये जो P है वो A के स्थान पे चला जाता है तो ये हो जाता है आपका PB, और ये जो A है वो चला जाता है P के स्थान पर तो प्लस का हो जाता है AQ। इसमें क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के स्थान पर आपस में इंटरचेंज हो गए, ये इसके स्थान पे ये इसके स्थान पर। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब ऐसा हो कि एक दूसरे के स्थान पे जा रहा है और दूसरा पहले के स्थान पे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए, आप अपने मौसी के यहाँ जा रहे हैं और अपने मौसी के लड़के से कह दिए कि तू हमारे घर आओ, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन आप खाली उसके घर जाके रह रहे हैं तो इसका मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए? ध्यान से सुनना। तो ये जो P है वो A के स्थान पे चला जाता है, A जो है Q के स्थान पर, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे समझाते हैं, मान लीजिए एक कंपाउंड हमने BaSO4 लिख दिया और इसकी अभिक्रिया मान लीजिए हमने जो है CaCl2 के साथ करा दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझें। ये जो Ba है
वो Ca के स्थान पे चला जाएगा तो हो जाएगा आपका BaCl2। BaCl2, ये जो Ba है वो Cl2 के स्थान पे चला गया तो हो गया BaCl2, और यहाँ का Ca इसके जगह पे चला गया तो प्लस का हो गया CaSO4। बेरियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, एरो बेरियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट, इसमें क्या हुआ कि एक दूसरे का आपस में स्थान चेंज हो गया। इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, एग्जाम्पल पूछेगा तो लिख लीजिएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए समझते हैं कि उष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्षेपी मतलब होता है छोड़ना, मतलब जहां पर उष्मा निकले, उष्मा बाहर निकले, अभिक्रिया हो उष्मा निकले। और कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनको कराने के लिए हमको उष्मा देनी पड़ती है। तो जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं उष्माशोषी, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को लेता है, उष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको बाहर से उष्मा देनी पड़ती है उसको कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि गेहूं ले जाएं और उससे आटा तैयार करवाएं, तो गेहूं लेके जाते होंगे तो आप उसको गेहूं से आटा निकालते हैं तो पैसा दे के आते हैं, वो हो गई आप अभिक्रिया कराने के लिए पैसा दे रहे हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि वो उष्मा ले रहा है आपसे। लेकिन अगर वहीं आप सरसों लेके जाइए तो वहां पे आपको ऑयल देगा और आपको पैसा देगा, क्यों, खरी ले लेता है, समझ पा रहे हैं। तो जब पैसा आपको वापस मिलता है तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कि उष्मा जो है छोड़ा जा रहा है, तो क्षेपीय अभिक्रिया। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा बाहर निकलती है, और उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा हमको देना पड़ता है। याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बने और कुछ उष्मा बाहर निकले उसको कहेंगे हम लोग उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बने तो कुछ उष्मा बाहर निकले, उस टाइप की अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, कोई सी भी एक अभिक्रिया ले लीजिए जिसमें अभिक्रिया हो तो कुछ उष्मा बाहर निकले। जैसे बुझा हुआ चूना, जो बिना बुझा हुआ चूना ले लीजिए CaO, और उसमें पानी मिला दीजिए H2। चूने में जब आप पानी मिला देते हैं तो पूरा बाल्टी हीट हो जाती है, गर्म। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा छोड़ती है। और बनता क्या है, CaOH का ट्वाइस, चूना बुझ जाता है और इसके बाद CaOH का ट्वाइस और प्लस H2 आपका बाहर निकल जाएगा। बैलेंसी अलग चीज है, ध्यान से देख लीजिए। तो बैलेंस तो है CaOH का ट्वाइस, OH का ट्वाइस, ठीक है। यहां प्लस उष्मा, तो इसको हम लोग कहते हैं इस टाइप की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में जुड़ करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ हीट बाहर निकलती है। उस टाइप की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, अब उष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है, जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको उष्मा बाहर से देनी पड़ती है, जिस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हमको बाहर से उष्मा देनी पड़ती है। जैसे भोजन बनाना, भोजन तभी बनेगा जब आप उसको गर्म करेंगे। बिना गर्म किए चाहे वो टेम्परेचर कैसे भी दीजिए, बिना गर्म की अभिक्रिया नहीं होगी। तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कि उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको बाहर से उष्मा देनी पड़ती है उसको कहते हैं हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे मेथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो CH3Cl बन जाता है और HCl बाहर निकलता है। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, आपको प्रकाश देने पड़ेंगे, लाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। HNu लगभग हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो अगर आप इतना टेम्परेचर देंगे तब जाकर के ये रिएक्शन होगा। इसमें हमको उष्मा देनी पड़ी, तो इस टाइप की अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं कि यह उष्माशोषी अभिक्रिया है, और इस टाइप की अभिक्रिया कहते हैं हम लोग उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। रोक लीजिए। देखिए समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, और इसके बाद जो है रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब दोनों एक साथ होने लगता है तो उसको रेडॉक्स कहते हैं। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होने लगता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में पक्का आएगा,
याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है? जहां पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहां पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दिया हमने और CO2 बना लिया, इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। जब भी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसको कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इस वाले का। याद रखिएगा, तो ऑक्सीकरण क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, पर कुछ ऐसे पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है, इसके बावजूद उसका ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ये CH4 है, इस पर क्लोरीन की आपने अभिक्रिया कराई तो ये बन गया CH3Cl और प्लस HCl। अभी पीछे एक एग्जांपल लिए थे, CH4 में Cl2 की अभिक्रिया करा दी प्रकाश की उपस्थिति में, और ये हो गया आपका CH3, यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, हो जाएगा आपका HCl, यहाँ बच जाएगा आपका CH3 और यहाँ का Cl, तो हो जाएगा CH3Cl। यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक भी ऋणायन नहीं थे, ऋण नहीं था, क्लोरीन माइनस में होता है, और यहाँ एक माइनस इसके साथ जुड़ गया। यहाँ 4 थे, चारों प्लस, चारों लड़के, यहाँ एक लड़की आ गई, इसका मतलब माइनस में आ गया है। तो जब भी इसके साथ माइनस आ जाता है, माइनस की संख्या बढ़ती जाती है या माइनस आ जाए, तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण की कुछ पहचान है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या तो ऋणायनों की संख्या में वृद्धि। ऋणायन कितने थे? एक, यहाँ कितना था? 0, कोई ऋणायन नहीं, यहाँ एक ऋणायन। अगर इसके आगे देखना चाह रहे हैं तो CH3Cl में फिर से Cl2 की अभिक्रिया जब आप करते हैं तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, फिर बाहर हो जाएगा HCl, और यहाँ बचा एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन में से एक निकल गया, 2 बचा, तो CH2, यहाँ एक Cl और एक यहाँ का Cl बचा था, क्योंकि एक ही Cl इधर निकला था, तो मिला करके हो गया Cl2। यहाँ पर ऋणायनों की संख्या 2 हो गई। तो जब ऋणायनों की संख्या यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, तो जब किसी अभिक्रिया में ऐसा हो कि ऋणायनों की संख्या ज्यादा होती जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ ऑक्सीकरण चल रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही ऑक्सीकरण होता है, या आप ऐसे बता सकते हैं कि ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो। कहीं कहीं एक और टाइप का डेफिनेशन है जहां इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या रिलीज किया जाता है। जब भी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाए, त्याग दिया जाए, वहां पर भी ऑक्सीकरण होता है। 3 तरीके बता रहे, तीनों तरीका याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऋणायनों की संख्या में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग, कुल मिला जुला के जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहां ऑक्सीकरण होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहां भी त्याग हो रहा है, यहां भी होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। याद रखिएगा, सोडियम जो है वो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसके पास 11 थे, अब कितने बचे? 10। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहां भी क्या होता है? ऑक्सीकरण। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg, इसके ऊपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने निकाल दिया, तब हम इसको कहते हैं कि यहां भी मैग्नीशियम का क्या चल रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है। इसका रिवर्स अगर आप बात करेंगे, एग्जाम में आगे अगर ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको पहचानने के मुख्यतः तरीके हैं, एक तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जहां होती है उसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं, और जहां पर ऋणायनों की संख्या में वृद्धि होती है वहां पर भी क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की वजह से क्या होता है समझिए, जैसे भोजन जब आप खाना वाना खाते होंगे तो क्या होता है कि भोजन को बहुत बढ़िया से ढक के रखते हैं, क्योंकि जब उस दाल में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो दाल ना बदबू करने लगती है, उसी को कहते हैं बसिया गया है, गांव वाला कहता है बसिया गया है, तो वही चीज कहते हैं खराब हो जाता है। तो कोई पूछे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, तो जब भी किसी भोजन में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो भोजन ऑक्साइड हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
इसको हम लोग इसको कहते हैं कि ये विकृति गंधिता, उसमें से गंध आने लगती है अलग अलग टाइप की, उसको कहते हैं विकृति गंधिता, रैंसिडिटी, विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या होता है याद रखिएगा, जब भी भोजन में किसी भी खाद्य पदार्थ में जो है उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो वो धीरे धीरे बदबू करने लगता है, जिसको कहते हैं बासी हो गया है, खराब हो गया है, उस घटना को इसको कहते हैं विकृति गंधिता। कोई पूछेगा कि भोजन बासी क्यों हो जाता है, तो ऑक्सीकरण की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीकरण, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है। ऑक्सीजन से बचा लीजिएगा, लंबे समय तक चलेगा। जैसे अगर आप पॉपकॉर्न वगैरह खाते होंगे और उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो नरम हो जाता है, बेकार लगता है, लेकिन अगर ऊपर से पैकेट में रहता है तो एकदम कुरकुर करता है, मजा आता है। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि विकृति गंधिता वाली घटना होती है, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने की स्थिति में जो है नमी आ जाती है। ऑक्सीकरण का और कुछ इंपॉर्टेंस से समझाते हैं। जो आपके पैकेट होते हैं, जो चिप्स उप्स वाले होते हैं, उसमें बाहर से पैकिंग किया जाता है और उसमें कुछ ऐसी गैसों का प्रयोग किया जाता है जो कम अभिक्रिया करती है, जैसे नाइट्रोजन, और बहुत आसानी से मिल जाती है। नाइट्रोजन जानते हैं प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 78%। तो कुछ ऐसी गैसों का प्रयोग किया जाता है उन पैकेटों में जो अभिक्रिया कम करे। अभी ऑक्सीजन का प्रयोग कर देंगे, बहुत तेज अभिक्रिया करती है, एकदम गंदा हो जाएगा, 2 दिन बाद आपका एकदम महकने लगेगा। और चिप्स की पैकेट एक महीना बेचता है, सब 1.5 2 महीना, कई एक 2023 से 2025 तक बेचता है। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि इसके अंदर जो कभी पूछ दे कि चिप्स की पैकेटों में, जो पैकेट्स जो भी आप खाते हैं उसमें पैकेटों में कौन सी गैस भरी होती है, फुली रहती है पूरी, जब दबा देंगे तो तनी सा हो जाता है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। ये अक्रिय मतलब इनएक्टिव गैसें, मतलब अभिक्रिया स्लो करती हैं। समझ गए? आगे समझाते हैं आपको। एक और घटना होती है जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब लोहे पर ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, जब किसी धातु में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है ना, तो लोहा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, चाहे कोई सी भी धातु, वो धीरे धीरे कमजोर होने। जैसे लोहा लेके आएंगे, जैसे ये आप टीन देखे होंगे, टीन, करकट जिसको आप कहते हो, टीन वाला, दूर से देखेंगे बहुत चमकेगा, नया लगे रहेगा, तो 10 साल 15 साल 20 साल बाद एकदम काला काला हो जाता है, इसमें एक लेयर जम जाता है, इसे मारेंगे तो झड़ देना गिरेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत जंग लग गया है। लोहे में जब ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है लोहे के ऊपर, तो जंग लग जाता है एक आयरन ऑक्साइड का, FeO का। आयरन ऑक्साइड का जंग पूरी तरीके से मतलब एकदम कलर पकड़ लेता है, जंग जैसा। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसके वजह से लोहा कमजोर हो जाता है। इस घटना को कहते हैं संक्षारण। संक्षारण, क्षारण मतलब होता है कमी होना, लॉस होना। संक्षारण, क्षारण। तो पूछेगा कि संक्षारण क्या होता है, एग्जाम में अगर आ गया संक्षारण से आप क्या समझते हो, तो साफ साफ बोल दीजिएगा कि जब भी किसी धातु में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो इसकी वजह से उसमें वो ऑक्साइड हो जाता है, और ऑक्साइड होने की वजह से वो ह्रास होने लगता है, उसका लोहा कमजोर होने लगता है। तो लोहे के कमजोर होने को हम लोग कहते हैं कि लोहा संक्षारित हो रहा है, मतलब लोहा का संक्षारण हो रहा है, टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, ये संक्षारण है। ये सारी की सारी घटनाएं ऑक्सीकरण से रिलेटेड है। ठीक। अपचयन जो होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसको अपचयन कहते हैं। जैसे अभी आपने ऑक्सीकरण पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। जिस भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, जैसे समझिए यहां हमने क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन ने क्या किया, किसी से एक ठो मांग लिया, उसके ऊपर माइनस लग गया, तो इसका मतलब 17 तो पहले से था, एक ठो मांग लिया, तो 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन कुल कितने हो गए? 18। जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसको हम लोग कहते हैं कि अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण में क्या पढ़ाए थे, जहां त्याग होता है उसको ऑक्सीकरण, और जहां पे ग्रहण होगा उसको अपचयन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जहां ग्रहण होता है उसको हम लोग कहेंगे कि अपचयन चल रहा है। आगे समझिए, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। अब अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, जहां भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया चल रही है उसको हम लोग कहते हैं कि अपचयन हो रहा है। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, सुनिए। जैसे कोई सा भी एक कंपाउंड ले लीजिए, जैसे हमने C2H4 लिख दिया और इस पर H2 की अभिक्रिया करा दी, तो हमने कहा कि यह C2H6 हो गया। ठीक है, यहां पर यह हाइड्रोजन 2 इसमें जुड़ गया। अच्छा, ये योगात्मक अभिक्रिया भी है, याद रखिएगा, एडिशन रिएक्शन भी है ये। लेकिन फिलहाल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होने का मतलब ये हुआ कि उसमें यह अपचयन चल रहा है। क्या चल रहा है? अपचयन।
जब जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो अपचयन रहेगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया अपचयन। ऋणायनों की संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण, ऋणायनों की संख्या में कमी तब अपचयन। याद रहेगा, ऋणायन 5 से 4 हो जाए अपचयन, 4 से 3 हो जाए तब भी अपचयन, 3 से 2 हो जाए अपचयन, 1 से 0 हो जाए अपचयन। याद रखिएगा ये रिएक्शन। अपचयन क्या होता है, जहां हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है वहां अपचयन होता है। ठीक। ऋणायनों की संख्या में जब कमी होने का मतलब हो सकता है धनायनों की संख्या में वृद्धि। जैसे यहाँ 4 धनायन थे, हाइड्रोजन 4 थे, अब यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए 6। तो एक और पहचान है इसकी कि धनायनों की संख्या में जहां वृद्धि होती है वहां भी क्या चलता है, अपचयन चलता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। सुनिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चलता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी चले और साथ ही साथ अपचयन भी चले, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कॉपर लिखा 2+ और इधर प्लस Zn लिखा। कॉपर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, अब बाहर जैसे ही आया तो जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कॉपर ने ग्रहण कर लिया। एक बार फिर से, कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां जिंक पूरा एकदम बढ़िया से खुश था, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जैसे ही निकला तो जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और कॉपर वो ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा था पहले से ही, ठीक है, और जिंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। समझिए जरा ध्यान से, कॉपर ने क्या किया है, कॉपर की कहानी समझा रहे, समझिए। कॉपर ने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन पहले से कहीं त्यागा था, उससे कोई लेन देन नहीं है। यहां पर कॉपर ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण। तभी तो कॉपर +2 से कॉपर बना होगा। अरे 2 इलेक्ट्रॉन मांग लिया इससे, जिंक से, तो इसका मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसको अपचयन कहते हैं, अपचयन। तो कॉपर +2 का क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर +2 का क्या हो रहा है, अपचयन। जिंक ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन थे, अब 28 बचे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी हो गई है। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां होता है ऑक्सीकरण, या त्याग होने से भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन। यह अभिक्रिया तब कहलाएगी रेडॉक्स, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी चल रहा है और ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, इसलिए दोनों को मिला के क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चलते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखना है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट टॉपिक है आपके NCERT का। मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और HCl बना रहा है, ठीक है। तो आपको जानकारी है कि जो हाइड्रोजन होता है वह एक गैस है और गैस परमाणु अवस्था में नहीं रह सकता, एटम में नहीं रह सकता। मेटल जो होते हैं वो स्वतंत्र और फ्री स्टेट में रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि गैसों में ऐसी क्वालिटी नहीं है। जैसे, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत तेज करती है ना, इनका कारण है, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, और मेटल उतना कम अभिक्रिया करते हैं, उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको एक के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कोई ऐसा लड़का बहुत तेज मार पिटाई करता हो तो क्या करते हैं कि मार पिटाई कम करे, उसके साथ उसके परिवार वाले का दुख लगे रहता है, सब वही चीज। अब समझिए, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को मिला दिए तो इसके साथ इसकी अभिक्रिया करने की क्षमता थोड़ी कम हो गई। क्लोरीन के साथ मिलेगा, देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 बार था, क्लोरीन भी 2 बार रहेगा, तभी जा करके 2 बार HCl बनेगा। सुनिए हमारी बात ध्यान से, और एग्जाम्पल बताते हैं, समझिए। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करेंगे और बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। ये जो ये रिएक्शन हैबर मेथड कहलाता है, हैबर प्रोसेस आप कह सकते हैं, हैबर ने बनाया था ये रिएक्शन। आयरन या एमोड द्वारा बनता है, ठीक है। समझिए, ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो अभिक्रियाओं को केवल प्रभावित करते हैं, उसमें भाग नहीं लेते। जैसे कोई मार पिटाई, जैसे दो लोग मार कर रहे हैं तो एक होता है चढ़ाता है, खाली कहता मार 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 पैर तोड़ दे, तो जो बोल रहा है ना वही है उत्प्रेरक। वो मार नहीं करेगा, न तो अभिक्रिया करेगा न तो अभिक्रिया में भाग लेगा, कुछ नहीं करना है उसको, बस खाली उसका काम है चढ़ाना। अब ध्यान से सुनिए, तो यही है इसका काम Fe और MO का। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। अब आप फार्मूले में इसमें नहीं बदल सकते कि यहाँ 5 लिख दिया, गलत हो जाएगा। वैलेंसी का मतलब होता है कि यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे और यहाँ चेंज करेंगे और अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, वैलेंस करना।
तो यहाँ ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3। ऐसे केस में जब 2 हाइड्रोजन यहाँ रहे 3 यहाँ निकले, तो आप कॉमन नंबर सोचिएगा जो 2 और 3 दोनों से कटता है, छोटे से छोटा, तो 6 आएगा। समझिए, 2 से भी कटे, 2 का पहाड़ा भी आए, जैसे यहाँ अगर आप 2 लिखते हैं 2, तो 2 दूना 4 और 3 के पहाड़ा में 4 आएगा ही नहीं। 3 लिखेंगे 3 दूना 6, तो 2 से भी कटेगा 2 तिहाई 6, तब यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। कैसे आइडिया लगाया हमने, क्योंकि यहाँ 2 था, 2 के पहाड़ा में 3 आएगा नहीं और 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तो हमको कुछ ऐसा टेबल काउंट करना होगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो वो कॉमन नंबर था 6। 6 जो है 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है, इसका मतलब 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। और नाइट्रोजन 2 बार, तो 2 बार नाइट्रोजन और 6 बार हाइड्रोजन, 2 बार नाइट्रोजन और 6 बार हाइड्रोजन। इसको कहते हैं अभिक्रियाओं को संतुलित करना। और एग्जाम्पल समझाते हैं, अभिक्रियाओं को आप संतुलित करना समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक अभिक्रिया ले ली Fe2O3 और उस पर Al की अभिक्रिया करा दी, ठीक है, और यहां हमने बनाया Al2O3 और प्लस का 2Fi बाहर निकाल दिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा होगा आपको। अब समझिए जरा, यहां ध्यान से समझिए। अब यहां पर आयरन कै बार है, 2 बार है, 2 बार निकल गया, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन 3 बार है, ऑक्सीजन यहां भी 3 बार है, लेकिन एल्यूमिनियम यहां पे कै बार है, 1 बार। खर्च कै बार हो रहा है, 2 बार। इसका मतलब आप यहां 2 नहीं लिख सकते हैं, आप फार्मूले में चेंज नहीं कर सकते हैं, यहां चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 बार जैसे ही लिखते हैं यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम 2 बार हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 बार हो जाएगा। तो पूरी तरीके से आप देखिए, इधर जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु इधर हो गए। इसको कहते हैं अभिक्रियाओं को संतुलित करना। 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन 2 आयरन, तो 2 आयरन। समझ गए? इस तरीके से अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल ले लिया C2H5OH, ठीक है, और इस पर आपने अभिक्रिया करा दी PCl3 की। कंपाउंड बनेगा C2H5Cl प्लस H3PO3। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल फिक्स होती हैं, केमिकल रिएक्शन फिक्स होता है। जब आप 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो एक ही चीज़ बनेगा, जो बनता है वही बनेगा, चेंज नहीं होगा। तो C2H5OH प्लस PCl3 और C2H5Cl प्लस H3PO3 क्या बन रहा है, इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वैलेंसी मेन चीज़ है। यहाँ क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार है। खर्च कै बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है। छोटा वाला क्लू उठाइएगा। तो बैलेंस करने के लिए कम से कम यहाँ 3 होना चाहिए, तभी तो 3 बार खर्च हुआ। 3 जैसे ही आपने करा तो आपको समझ आ गया कि C2H5 जो है वो भी 3 बार हो गया ना, ये बगल वाला। तो इसका मतलब ये भी कै बार करना पड़ेगा, 3 बार। 3 बार क्लोरीन था तो 3 बार लिखना पड़ा, और क्लोरीन यहाँ खर्च नहीं हो रहा था तो इसकी वजह से 3 टाइम्स लिखा, और ये हो जाएगा C2H5OH। ये भी 3 बार लिखना पड़ा क्योंकि ये C2H5 भी 3 बार हो गया। अब समझिए, यहाँ फास्फोरस 1 बार है तो फास्फोरस 1 बार है, हाइड्रोजन 3 है तो 3 बार हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 3 है तो 3 बार ऑक्सीजन। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। उम्मीदें समझ रहे होंगे, इसको रोक लीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में। आज आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बढ़िया से लिख करके नोट्स बना लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद।